अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। हाजिर होता हूं मैं आपके सामने रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा देखो, आपका एक मसला मैं पहले आगे आपको बता दूं। सर इतने ज़्यादा पॉइंट्स, इतना ज़्यादा डाटा, पूरी समझ लो पूरे पाकिस्तान के 90% सीनियर स्टूडेंट्स आपको ये बोलते होंगे कि ना रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिटेन करो, रिटेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्रैम, जस्ट मेमोराइज, बायोलॉजी मेमोराइजेशन। हाँ है, मैं उससे मुनकिर नहीं हूँ, है, लेकिन वो मेमोराइजेशन बहुत इजी हो सकती है। ये फ़र्क है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर बातों से प्रूव किया करें। बातों से प्रूव करूंगा, एक्शन से प्रूव करूंगा। फोकस हो जाओ, फोकस। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डाटा है। एंड आप दूसरे बच्चे 7 से 8 बार रिवीजन करेंगे, हमें सिर्फ 3-4 रिवीजन चाहिए होंगी। एंड हमारा डाटा भी सालों तक रिटेन रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें भूलेगा नहीं, इंशाल्लाह तुम्हें भूलेगा नहीं। तुमने पैटर्न समझने हैं, जो मैं तुम्हें पैटर्न से लेके जाऊंगा। इसके बाद ना हार्मोनल रेगुलेशंस हैं, बड़ी लॉजिकल पैटर्न्स के थ्रू, और कुछ चीजें हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। मैंने सारी पीटीबी की, फेडरल की, बलोचिस्तान की सारी उसका डाटा है। एंड उसको एक सीक्वेंस में, मतलब ये मेरी किताब है, ओके। तो मेरी किताब में सारों का डाटा है, ओके। एंड फिर मैंने आपको बाद में उन सारों की डायग्राम्स की लेबलिंग समझानी है, कैसे आपको डायग्राम समझ आएंगी। लेबलिंग आ सकती है, आपको डायग्राम दे दी फॉर एग्जांपल कि बताओ ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, क्या करोगे, एमसीक्यू गलत हो गया ना। आपने हर तरह से तैयार होना है, क्वेश्चन बैंक नया बन रहा है पीएमडीसी का, ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन 2 तरह की है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन है क्या? मैं इंसान हूं, मैं चाहता हूं मेरे जैसी स्पीशी कोई एक और भी आए, मेरी स्पीशी का जो एक और मेंबर है वो भी आगे आए। छोटा बच्चा बेबी आया, फिर बेबी बड़ा होगा, वो चाहेगा एक और बेबी आए। वो एक रिप्रोड्यूस होना, स्पीशी को बढ़ाना, ऐसा काम है रिप्रोडक्शन। बलोचिस्तान क्या कहती है? डेवलप्स लेटर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब रिप्रोडक्शन में जो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ऑर्गन्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ना ये लेटर डेवलप होता है, अनलाइक अदर्स। इसका मतलब क्या है? अनलाइक अदर्स, बात इसी कर रहा हूं मैं सिस्टम की। तो अनलाइक अदर्स मतलब और सिस्टम की तरह नहीं है ये। और सिस्टम कौन से हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम, सही है, लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम, उनकी तरह नहीं है। लेटर डेवलप होता है, मतलब ये लोग जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ये प्यूबर्टी के वक्त डेवलप होता है, प्यूबर्टी तक डेवलप होता लेटर, ओके, समझ आ गई। अच्छा, अनलाइक अदर्स बाकियों की तरह नहीं है, डिस्टिंक्ट इन फीमेल एंड मेल। हाँ, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और तरह का है, फीमेल का और तरह का है। लेकिन क्या नर्वस सिस्टम में इतना खासा फर्क है? नहीं। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना खासा फर्क है? नहीं। समझ आई लाइन की? तो लॉजिकल बुक लाइन है ना, बुक लाइन, रटो इसको पकड़ के, कॉन्सेप्ट लो। अब क्या भूलेगा? नहीं भूलेगा। अच्छा, पीटीबी कहती है, पीटीबी आ जाती है, एमसीक्यू है ये आपका। ये क्या है? रिप्रोडक्शन, आर से में। देखो मैंने डाटा सारा लिखना था, और व्हाइट बोर्ड्स पे ये पॉसिबल नहीं होता इतना ज़्यादा डाटा लिखना। तो अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, शफल नहीं होना। जितना तुम्हें आज सीक्वेंस में आएंगी चीज़ें वो मेरा वादा है, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ यार। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी तुमने कि कितना डाटा कैसे, तुम चिल हो जाओ बस पूरे। अच्छा, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैं बन गया था, रिप्रोडक्शन मतलब और भी बने, ओके। सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, SOI, सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सर्वाइवल ऑफ S से स्पीशी, P से पॉपुलेशन। मतलब ये देखो, मैं आपको बताता हूं। मैं फॉर एग्जांपल अब पैदा हो गया हूं, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई और बंदा, मुझे ना सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल कोई और बंदा होता तो वो शादी ना करता, फॉर एग्जाम्पल वो निकाह ना करता, वो मैरिज नहीं करता, तो क्या उसने मर जाना था? बताओ, उसने मर जाना था? नहीं। तो सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है भाई ना करो रिप्रोडक्शन। लेकिन अब मैंने बूढ़ा तो होना है, मैंने नहीं, जिसकी बात कर रहे हैं, अब मैंने बूढ़ा तो होना है ना।
अब उस वक्त मैं मर जाऊंगा, मैं चला गया कब्र में, फरिश्ते आ गए आगे, तो अब पीछे कोई बेबी नहीं था, तो ऐसे तो सारे मर जाएंगे जो करंटली अभी जिंदा लोग हैं, फिर पीछे कोई बचा ही नहीं, स्पीशी खत्म हो गई, ह्यूमन की स्पीशी खत्म हो गई। पॉपुलेशन जो एक खास तबके में था, अगर खास तबका ये काम कर रहा था, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा था, फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी की काफ़ी पॉपुलेशन हो सकती है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कुछ इंसान अमेरिका में रह रहे हैं, तो एक पॉपुलेशन वहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन करती ही ना, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सर्वाइव, तो उसके लिए ज़रूरी है ना, स्पीशी खत्म हो जाएगी, हाँ उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ओके करेक्ट सर। अब देखो बुक लाइन थी ना, तो कॉन्सेप्ट ले लो, नहीं भूलेगा। अब क्या तुमने इज एम आर का भी फर्क करना है, सिंपल। अच्छा, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब दोनों में होना चाहिए, मेल फीमेल में अगर इंटरकोर्स करना है तो दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, तो मेल का आज पढ़ना है हमने। आ जाओ, जहां पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तुमने उस लफ्ज पे फोकस करना है, तुम छोड़ दो कहां क्या लिखा है, छोड़ दो उसको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब इसमें बहुत से ऑर्गन्स हैं, काफी सारे ऑर्गन्स हैं जो काम ये कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन का। जेनिटेलिया एक लफ्ज है, जेनिटेलिया का मतलब सिर्फ ये है, वो ऑर्गन्स किसके अंदर, सिस्टम कौन से वाले, मेल रिप्रोडक्टिव, जेनिटेलिया नहीं, मेल नहीं फीमेल भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों उनको कहते हैं जेनिटेलिया, करेक्ट। जेनिटेलिया ऑर्गन्स हैं। अच्छा, एक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल वो है जिन्हें तुम देख सकते हो या जो बॉडी के आउटसाइड है, इंटरनल वो है जिन्हें तुम नहीं देख सकते या मोस्ट एक्यूरेटली वो बॉडी के अंदर है। अच्छा, सिंध की बुक लिखती है जो टेस्टीज है ना, दैट आर इंटरनल जेनिटेलिया, बाकी सारी किताबें इसको क्या बोलती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सिंध की बुक कहती है टेस्टीज इंटरनल जेनिटेलिया है, टेस्टीज, लेकिन स्क्रोटम, देखो मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यूरिथ्रा हो गया, स्क्रोटम एंड टेस्टिस। जो टेस्टिस होती है ना, मैं यहां पे बताऊंगा, ये एक बैग के अंदर होती हैं जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, ओके। उसके अंदर होती हैं, ये स्क्रोटम के अंदर होती हैं टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होती हैं, ओके। अब ये जो है ना टेस्टिकल, ये टेस्टिस, ये एब्डोमेन जो वाला ऐसा होता है, ये इसके बाहर आ जाती हैं, समझ लो बर्थ के दौरान, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, तो बैक साइड से पहले वो एब्डोमेन के अंदर होती हैं, तो वहां से पीछे को आके एब्डोमेन के बाहर आ जाती हैं। तो अब टेस्टिस भी उसके साथ थे, तो डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट लिया जाए तो टेस्टिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया ही है, करेक्ट, ओके। स्क्रोटम ऑब्वियसली वो भी बाहर है, उसके अंदर टेस्टिस है, तो ये भी मेरे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अब आता है पीनस की बारी। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जब इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल का, तो वो क्या चीज है जो फीमेल के एग में जाके लगेगी एंड जाइगोट बनेगा, स्पर्म कहां से आएगा, मेल से। तो वो मेल से स्पर्म जो फीमेल में जाना है वो एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस, उसे वो कॉपुलेटरी ऑर्गन कहता है। ये भी एक्सटर्नल बॉडी के बाहर है। यूरिथ्रा इस पीनिस के अंदर होता है। अब यूरिथ्रा तो सर बॉडी के अंदर भी होता है। यूरिनरी ब्लैडर फॉर एग्जांपल, किडनी के यूरेटर से आया यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, अब यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरिथ्रा निकलना है, जिसने आगे पीनिस के अंदर जाना है, तो यूरिथ्रा का कुछ हिस्सा पीछे भी तो है ना, हाँ वो वाला हिस्सा इंटरनल जेनिटेलिया है। अब इंटरनल जेनिटेलिया मतलब सर वो अंदर वाला हिस्सा तो यूरिन में नहीं इन्वॉल्व होगा, आप रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जेनिटेलिया तो उसे कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। नहीं, यूरिथ्रा जो है ना वो यूरोजेनिटल ट्रैक है, अंदर भी जो यूरिथ्रा का हिस्सा है ना कुछ, उसके अंदर ये रिप्रोडक्शन का काम है, इन्वॉल्व है, वो बताऊंगा आगे। तो अगर वो आपसे चलो मेंशन नहीं करता कि बॉडी के अंदर वाला यूरिथ्रा क्या है, बाहर वाला यूरिथ्रा क्या है, तो आपने किसको एक चूज करना है, इसको, बिकॉज हम फिर यूरिथ्रा को मोर स्पेसिफिकली पीनिस के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन वो है वो भी, तो असल कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ आ गया, लेकिन अगर उसने मेंशन ही नहीं किया फिर ये वाला चूज करना है। मैंने स्टार तभी लगाया यहाँ पे। अब तुम्हें समझ आ रही है मैंने क्या चीज क्या की हुई है, ओके।
यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये पेनिस है, ये पेनिस है। अब इसके अंदर ये जो बीच में खाली जगह आ रही है ट्यूब, ये यूरेथ्रा है। यहां से यूरिन निकलेगा, यहां से इजैकुलेटरी मटेरियल भी निकलेगा। उस समय सारा समझाता हूं मैं तुम्हें। अच्छा, यहां तक तुम्हें कोई मुश्किल नहीं थी। इंटरनल जेनिटेलिया दो, अच्छा देखो, एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी का मतलब क्या है? एसेसरी का मतलब क्या है? एसेसरी का मतलब ये है कि देखो मेन काम किसका है? गमीट्स बनाना, स्पर्म बनाना, टेस्टिस का। अब उसकी मदद करने वाली चीजें, उसको लेके जाएं, स्पर्म को रास्ता दें, ऊपर लेके जाए कभी नीचे, वो डक्ट्स है। तो एसेसरी सपोर्ट करने वाली। एक था क्लोरोफिल मेन पिगमेंट, एक था कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड क्या करता था? लाइट पकड़ता था, देता क्लोरोफिल को ही था। जो मेन था पिगमेंट क्लोरोफिल को देता था, लेकिन एसेसरी पिगमेंट था वो। ओके, तो यहां पे एसेसरी असल वो मेन चीज की मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला क्या होता है? एसेसरी। समझ आ गई सर जी? उसमें क्या आया? वेज डिफरेंस, एपिडिडिमिस, इजैकुलेटरी डक्ट। सर जी याद नहीं हो रहा। सर जी कैसे याद करें? हौसला रखो, सब कुछ बताऊंगा। बस तुम इतना याद रख लो कि इंटरनल जेनिटेलिया है, तुम्हें दिख नहीं रहेगी, तुम्हें दिख नहीं रही है। एपिडिडिमिस टेस्टिस के बाहर होता है, ये चीज़ ज़रूरी है। फिर ये बनाता है वेज डिफरेंट, वेज डिफरेंट जाके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। सर जी क्या मतलब? रट्टा लगा ले। ओ यार हौसला हौसला हौसला। जेनिटेलिया समझ आया? सारे ऑर्गन जो उसमें इन्वॉल्व हों। गोनेड्स क्या होते हैं? अब पूरे जेनिटेलिया में से जितने मैंने ऑर्गन लिखे, उनमें से ऐसे ऑर्गन जो गमीट भी बनाए, जो गमीट, गमीट मतलब, गमीट एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं स्पर्म या फिर एग, दोनों हो सकते हैं गमीट्स। मेल गमीट्स स्पर्म्स हो जाएंगे, फीमेल गमीट्स एग हो जाएगा। अब इन सारे जेनिटेलिया में से ऐसा ऑर्गन जो गमीट्स भी बनाए और साथ सेक्स हार्मोन्स भी बनाए। सर जी हार्मोन क्या है? देखो सिक्रीशन क्या होती है? किसी चीज से किसी चीज का बाहर निकलना, जो वो चीज बाहर निकली है वो सिक्रीशन थी, सिक्रीट हुआ है मटेरियल बाहर वो। अब अगर मैं कहता हूं वो सिक्रीशन ब्लड में चले जाए, वो हार्मोन होगा। तो क्या होगा? हार्मोन। लेकिन अगर वो सिक्रीशन किसी स्पेशल डक्ट, ब्लड वाली वेसल के अंदर नहीं, किसी स्पेशल डक्ट के अंदर जाए, वो हार्मोन नहीं होगा, लेकिन सिक्रीशन तो अभी भी होगी, क्योंकि वो सिक्रीट हुआ है। एवरी हार्मोन इज अ सिक्रीशन, बट नॉट एवरी सिक्रीशन इज अ हार्मोन। समझदार हो? सेक्स हार्मोन्स बनाए, नॉट सिक्रीशंस, नॉट सिक्रीशंस, वो गोनेड्स होंगे। मेल गोनेड कौन से आ गए? टेस्टिस। ये गमीट्स भी बनाएंगे और ये हार्मोन्स। सर ये ब्लड में भी कुछ हार्मोन देंगे? हौसला हौसला, बताता हूं कैसे। बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। पैटर्न समझना है, रट्टा नहीं लगाना था। अब तुमने ये लाइन लिखी हुई थी पीटीपी में, तुमने रट्टा लगाना था। इसका फेडरल में लिखी हुई तुमने रट्टा लगाना था। गमीट्स एंड सेक्स हार्मोन वो क्या होंगे? गोनेड्स। सेक्स हार्मोन्स कैसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में जाएं? कैसे बताता हूं, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, यहां तक मेरे शहजादों को सारी समझ आ गई, यहां तक मेरे शहजादों को सारी समझ आ गई। मुझे अपना स्केच पूरा माइंड का क्लियर करने दो। मैंने कहां से तुम्हें लेके जाना है, तुम्हें रिटेन रहे डाटा, तुम्हें सारा अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया यहां तक। ओके 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 ओके, आ जाओ टेस्टिस में। अच्छा एमसीक्यू में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या चीज देखनी है? टेस्टिस ईएस वाला जो है ना, दैट इज प्लूरल। पेड़ है ये, पेड़, ये मैंने लिखा हुआ है पेड़। अंडरलाइन में जहां करो उस पर फोकस करो। पेड़ मतलब ये एक इंसान में दो है, दो टेस्टिकल्स हैं। स्क्रोटम एक है, स्क्रोटम एक बैग है, एक थैला है, जिसके अंदर ये दो टेस्टिकल जो मैंने पिग में बनाए हैं, एक ये दो है, राइट टेस्टिकल लेफ्ट। मैं अगर देखो ना, फॉर एग्जांपल आपने अपनी साइड से देखना है राइट लेफ्ट कौन सा, ओके, तो उसकी तरफ से राइट लेफ्ट दो टेस्टिकल्स हो गए। क्लियर? जो बैग है, जो थैला है, दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम स्मूथ मसल्स का बना होता है। सर क्यों? सर पहली लॉजिक पे आए, ये इंसानी जिस्म के बाहर क्यों था? अंदर क्यों नहीं था? टेस्टिस। चलो ठीक है, पीनेस इंसानी जिस्म से बाहर है बिकॉज इंटरकोर्स करना है, समझ में आ गई सर, लॉजिक क्लियर हो गई। ये पीनेस अल्लाह ताला ने बाहर क्यों रखी मेल में? टेस्टिस क्यों रखे सर? टेस्टिस क्या था? मेल गुनेड। मेल गुनेड का क्या काम था? गमीट्स बनाना। जो स्पर्म्स है ना, ये मिलियंस एंड मिलियंस में बन रहे हैं। सर मतलब सर क्लैरिटी नहीं ना सर, वो एक सेटिस्फेक्शन, तसल्ली नहीं आ रही। अच्छा देखो, इंसानी जिस्म क्या है 37 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे ना गमीट्स बनने हैं, गमीट मेल में जो बनते हैं ना स्पर्म्स, स्पर्म्स का बनना होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो इंसानी जिस्म 37 डिग्री सेल्सियस में, तो ये इंसानी जिस्म से ये बाहर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, ये बाहर आते हैं, ये इंसानी जिस्म की बॉडी थी फॉर एग्जाम्पल, ये उससे बाहर आए ताकि इसको हवा लगे एंड एक्सेसिव हीट बाहर जाए, एक्सेसिव हीट बाहर जाए, समझ आई सर, परफेक्ट, एक्सेसिव हीट बाहर जाए। अच्छा अब देखो, अब आप मुझे बोलोगे सर क्यों है 35, क्यों टेम्परेचर उसको थोड़ा सा कम क्यों चाहिए? अब आपकी फेडरल में लिखा है 2 डिग्री कम चाहिए, मतलब 37 बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज रेंज होती है वैसे 36.1 से 37.8, यानी एवरेज है, तो ये भी एवरेज दो ना, 2 डिग्री कम फेडरल कहती है। सिंध सॉरी 35 तो पहले है ना, तो ये 2 डिग्री कम है। सिंध वाली बुक कहती है 3 डिग्री कम है। तो बच्चे अगर प्रोविंशियल आया ना तो जाके 3 डिग्री वाला कम लगा देना, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फिर टेस्टिस को इंसानी जिस्म के बाहर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए अच्छी स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। अगर मेल में आता है, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो गया मुझे, अगर नेशनल लेवल पे, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करा 35 डिग्री सेल्सियस को, ओके, अपने प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, फेडरल में लिखा है और सिर्फ इसमें लिखा है सिंध में। अच्छा अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ सर, आप बोलेंगे सर 35 क्यों है, क्यों टेम्परेचर कम क्यों चाहिए, क्यों कम चाहिए? अब यहाँ पे बात आती है, मुझे बताओ स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, स्पर्म जो होता है ना वो अपना साइटोप्लाज्म निकाल देता है, क्यों? क्योंकि उसने तैर के जाना है फीमेल सिस्टम में एग तक, उसका काम उस नौइयत का है। मेरा अगर ये स्किन का सेल है वो इधर बैठ के चिल कर रहा है, उसको क्या काम है कहीं और ट्रैवल करने की, उसका साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, उसको नहीं, उसने उसको स्ट्रीमलाइन होना है। एक देखो ना, एक बस है, एक बस हवा में उड़ रही है तो उसको कितनी रेजिस्टेंस होगी, आगे से हवा के मोलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे, लेकिन अगर जेट जाता है स्ट्रीमलाइंड उसकी शेप है तो हवा उसके ऊपर से गुजर के स्मूथली पीछे से गुजर के चली भी जाएगी, आगे को टकरा के वापस उधर ही रहेगी, कम रहेगी। तो मुझे बताओ, तो मैं साइटोप्लाज्म निकाल दूंगा, अगर मैं उसमें से पानी निकाल रहा हूँ तो पानी हीट एब्जॉर्ब करता था, पानी हीट एब्जॉर्ब करता था ना, तो मैंने अगर फंक्शन तो चलो उसका कर दिया कि मुझे साइटोप्लाज्म कम चाहिए क्योंकि स्ट्रीमलाइन जाना है स्पर्म ने, टेम्परेचर कैसे कम करूँ? टेम्परेचर अगर मैंने टेम्परेचर भी अगर चलो मैंने 37 रख दिया तो साइटोप्लाज्म नहीं है, तो बेचारा तो उसको तो हीट की वजह से उसकी चीज़ें डैमेज होने लग जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स डैमेज होने लग जाएंगे। हाँ तभी बाहर रखा अल्लाह ताला ने। सर समझ आ गई कि बाहर प्रॉपर क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। आउटसाइड द बॉडी, टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी बट इनसाइड द स्क्रोटम, सिंगुलर है आईएस वाला, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है ना, तो ई मतलब पहले आता है तो मतलब ज्यादा, तो प्लूरल ई वाला, आई बाद में आता है जो छोटा, कहते हैं ना पहले क्या कहते हैं, पहले बड़ों को खाना दिया करो, तो इस ये याद रह जाएगा, इससे ये भी याद रह जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक टेस्टिस अपना लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड है, कितनी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स होंगे। अगर आपसे ये वाला पूछ रहा है लफ्ज तो मतलब वो एक का पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है तो मतलब आपके एमसीक्यू सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, सारे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा मैं, ये भी एमसीक्यू आपका क्लियर हो गया। आ जाओ इधर। अब विंटर के अंदर ना होता बॉडी से बाहर है टेस्टिस, लेकिन विंटर के अंदर ना बॉडी के क्लोज आ जाता है, समर के अंदर बॉडी से और दूर चले जाते हैं, और एक मसल्स होते हैं किसके अंदर, यहाँ पे ये स्क्रोटम के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्रोटम बॉडी के करीब आ जाता है। ओके समझ आ गई? विंटर में क्लोज क्यों आता है? देखो अगर फॉर एग्जांपल देखो बाहर टेस्टिस गए क्यों थे, ताकि हवा के साथ एक्सपोज हो और हीट निकल सके, लेकिन विंटर में बाहर ठंड है तो वो तो 35 से भी नीचे जा रहा है, वो भला क्या हो रहा है, बाहर की हीट तुम्हारे अंदर आ रही है, क्योंकि बाहर, समझ रही हो ना? अब देखो विंटर है ना, तभी विंटर है तो अब क्या होगा, क्लोज टू बॉडी क्यों जाएगा, क्लोज टू बॉडी क्यों जाएगा? तभी जाएगा क्योंकि अगर टेस्टिस सारी बाहर एक्सपोज्ड है तो ज्यादा हवा आएगी और ज्यादा एयर फ्लो होगा तो ज्यादा एक्सचेंज होगा, तो वो चाह रहा है भाई नहीं विंटर है तो वो बॉडी के करीब जाएगा ताकि कम एक्सपोज हो हवा से, ताकि कम एक्सपोज हो और 35 ही मेंटेन हो, 35 से नीचे ना चले जाए कहीं पे, ज्यादा ही एयर फ्लो होगा तो ज्यादा ही हीट ना निकाल दूं मैं अपनी टेस्टिस, ज्यादा हीट ना निकाल दूं मैं। देखो ना अगर यहाँ पे 35 है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम चला गया है तो वो अंदर की हीट बाहर फेंकने लग जाएगा, उसको 35 चाहिए था लेकिन, तो वो जाता है बॉडी के करीब ताकि एयर से कम एक्सपोज हो। तो क्या ये भी याद रह जाएगा, क्लोज टू बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी समर में,
समर में क्यों जाएगा? ताकि एयर फ्लो ज्यादा हो, ज्यादा एयर एक्सपोज हो टेस्टिस के साथ, और क्या हो, वो थर्मो रेगुलेशन हो सके, ज्यादा अंदर की हीट जा सके बाहर, ताकि मेरा 35 रहे टेम्परेचर। सर जी जबरदस्त हो गया सर, समझ आ गई। आगे आ जाओ। ये टीआर से क्या मुराद है? टेम्परेचर रेगुलेशन। टेस्टिस टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं? अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए था 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, बेस्ट होती है इस पे, समझ आ गई। अब ईच टेस्टी, ये मैंने क्या लिखा है? आई वाला लिखा है, आई समझ। ईच टेस्टिस के अंदर 250 to 300 लोब्यूल्स। सर जी लोब्यूल क्या है, जरूरत क्यों पड़ी है इसकी? सुनो जरा, अब देखो स्पर्म्स बनने थे किसके अंदर? गोनेड्स। यहाँ पे गोनेड्स कौन से? टेस्टिस। सेक्स हार्मोन्स भी बनने हैं, ये भी रहता है, ये भी रहता है, बताऊंगा। अब ना टेस्टिस के अंदर सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मैं भी इधर आऊँ। ये टेस्टिस थे, ठीक है, ये टेस्टिस। मैंने फॉर एग्जांपल एक बंदे को ना बीच में से काटा। फॉर एग्जांपल ये बंदा था, इसको बिल्कुल बीच में से काटा, एंड बीच में से काटा, फिर इसको टेढ़ा खता, मतलब आप इसको साइड से देख रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, आप यहां से देख रहे हो या आप साइड से देख रहे हो। अब ये मैंने आपके सामने टेस्टिस जो बिल्कुल सीधी कटी थी, लेकिन आप देख साइड से रहे हो, ये वो बन गई हैं। ओके, अच्छा देखो, अब मुझे बताओ, ये नालियां बनाई हैं मैंने अंदर, ट्यूब्स, इसके अंदर क्या बनना है? गमीट। क्योंकि टेस्टिस का काम क्या है? गुनेड है, वो गमीट बनाना है। तो चलो वो नालियों के अंदर बनेगा। ओके सर, ये बाहर क्या बनाया आपने? स्क्रोटम नहीं बनाया मैंने अभी, ये स्क्रोटम बाहर ऐसे बना लो। तो सर ये क्या बनाया आपने? मुझे बताओ, जिस टिब्यूल में स्पर्म बनने हैं, अगर वो टिब्यूल मैं बिल्कुल ही स्क्रोटम के साथ रख दूं, तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल क्या प्रोटेक्शन हो सकेगी? इतनी सेंसिटिव चीज है, जिसने स्पर्म्स बनाने, इसने पूरी नस्ल चलानी है, इतनी सेंसिटिव चीज के आगे मैं कोई दीवार नहीं रखूंगा, क्या रखूंगा? तो कुछ लेयर्स हैं, ट्यूनिका, ट्यूनिका ये कहते हैं लेयर को। आपने पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, ब्लड वेसल्स की दीवारें हैं। तो सर मतलब ट्यूनिकल लेयर, तो इनका नाम भी तो होगा ना? हाँ है, 3 नाम है, बलोचिस्तान में एक लिखा है, हमने वो पढ़ना है बस। और इतना याद रख लो, इतना याद रख लो कि वो क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, एल्ब्यूगिनिया, इसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। कैप्सूल होती है जो कोई सख्त चीज हो। अब ये जो मैंने कलर की हुई है चीज अंदर, ये है वो ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। अब ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया इस तरह पड़ी हुई है, इसी ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की एक्सटेंशंस निकलती हैं अंदर को टिब्यूल्स की तरफ, और वो सारी टिब्यूल जो कि पहले गुच्छा थी, उनको मुख्तलिफ खानों में डिवाइड कर देता है। उस एक खाने को कहते हैं लोब्यूल। अब एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 लोब्यूल्स, जरूरत क्यों पड़ी? चलो सर ठीक है, दीवारें उनकी प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स होते हैं, बॉलिंग करवाता है, सेंसिटिव पार्ट है, एक्सपोज होता है, लग सकता है ना, बेशक उन्होंने गार्ड वगैरह यूज किए होते हैं, लग सकता है ना। तो प्रॉपर अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। ये क्यों बनाया है? सेप्टा, सेप्टा कहते हैं एक बीच में एक्सटेंशन आना, दीवार आ जाना, सेप्टा। तो दीवार क्यों, जरूरत क्यों है? अगर मैं सारे गुच्छे वैसे रख दूं, सारे गुच्छे वैसे रख दूं, तो जो इनको न्यूट्रिएंट्स मिलने थे जो अंदर गुच्छे गए होंगे, क्या उनको प्रॉपर एफिशिएंटली मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और अगर मैं गुच्छे वैसे रख दूं सारे, तो वो फिर प्रोटेक्शन में मसला आएगा ना। अब यहां पे अलग अलग है, और एक लोब्यूल के अंदर सिर्फ 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ताकि एफिशिएंट स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। अगर ठीक है, समझ आ रही है ना? समझ आ रही है। अब देखो, एक टेस्टी के अंदर इंसान, एक मर्द में कितने? 2 टेस्टीज हैं। एक टेस्टी के अंदर 250 से 300 लोब्यूल है, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4, ईच लोब्यूल 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल नालियां बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ आ गई सर? समझ आ गई। आपको वो एमसीक्यू देता है, एक टेस्टी के अंदर फॉर एग्जांपल
एक टेस्टी के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी? आप बोलोगे यार मतलब देखना, एक लोब्यूल के अंदर मैं लगाता हूँ अगर एक है एंड उस टेस्टी के अंदर अगर 250 है तो कितना बन जाएगा? मिनिमम से मिनिमम कितनी रेंज होगी? 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम उस बंदे के पास हों लोब्यूल्स भी और ट्यूब्यूल्स भी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी, तो कितनी हो जाएंगी? एक टेस्टी की बात करो 300 लोब्यूल्स मैक्सिमम हो सकती हैं एक टेस्टी के अंदर, और हर लोब्यूल में मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी हो सकती हैं? 4। तो 4 × 300 1200। तो मैं 1200 लिख सकता हूँ, मतलब 250 से 1200 ये रेंज है, इसके अंदर ही होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेकिन एक टेस्टी में। अब ये 7 लेफ्ट टेस्टी का तो उसमें भी यही होगा साहब। तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकाल लोगे। डन हो गया सर, जबरदस्त सर। ये भी एमसीक्यू हम इस तरह वाले भी कर लेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं सर। ओके, अब देखो समझ आ गई। अब देखो, अब आपको सारी समझ आ गई है, ठीक है। एंड फिर ये बीच वाली होती है दीवार, ठीक है। सारा आप इसको छोड़ दो, अब ये एक्सेस नहीं जाना, आपके मेरी बुक में रहना है। मैं सारा आपकी बुक में हूँ, अभी तक आपकी बुक में हूँ मैं। अच्छा देखो, अब ये सेप्टा डिवाइड हो, ठीक है। कैप्सूल ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, एल्ब्यूगिनिया याद रख लो, कोई फनी सा नाम बनाओ इसका। एल्बो से बना लो, कोनी से ये कोनियाँ जा रही है अंदर, ये लो ये कोनियाँ जा रही है अंदर। यार मैं आपको फनी हो जाऊंगा बेशक, मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपको याद करवाना है, ठीक है। एल्बोकोनिया जा रही है अंदर, एल्ब्यूगिनिया याद रह जाएगा, चलो अच्छी बात है। अच्छा अभी देखो, हाँ अब देखो मेरे पास ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। मैंने ना ये कट लगाया यहाँ पे, मैं ये उठाता हूँ, मैं इसको जूम करता हूँ, मैं इसको लेके आता हूँ बाहर। ये देखो ये नाली, तुम एक चीज़ देखो, ये सीधी क्यों नहीं है, ये कॉइल्ड है। सर जी इतने ज़्यादा ट्यूब्यूल्स हैं, क्यों सर इतनी ज़्यादा ट्यूब्यूल्स? अगर इतनी ज़्यादा ट्यूब्यूल्स मुझे क्यों चाहिए? मुझे एफिशिएंट प्रोडक्शन चाहिए स्पर्म्स की, मिलियंस एंड मिलियंस में। तो अगर मैं इसको कॉइल करके एक जगह पैक ना करूं तो टेस्टिस काफ़ी बड़ी नहीं हो जाएंगी? तो हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट रखा, तभी इसको हमने कॉइल किया, और इससे सरफेस एरिया भी बढ़ गया न्यूट्रिएंट्स लेने का। समझ आ गई सर, समझ आ गई, करेक्ट, ओके। अब ये एक ट्यूब्यूल है, अब ये ट्यूब्यूल का इनसाइड है आई, ये ट्यूब्यूल का आउटसाइड है। आउटसाइड एक मटेरियल होगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये दूसरी ट्यूब्यूल में इधर बनाता हूं, ठीक है। अब देखो, अब इसके ये दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहां पे एक सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इस इंटरस्टिशियल सेल्स को I.S इंटरस्टिशियल सेल्स को दूसरा नाम है इनका लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स को कैसे याद रखें, इसका एक दोबारा फनी तरीका। ये ट्यूब्यूल कहती है भाई ये तू ले मेरे से, ये ट्यूब्यूल इस वाली ट्यूब्यूल को कहती है तू ना ये मेरे से ले, मैंने बाहर निकाल दिया है ये सेल। हालांकि इसका तो कुछ लेना देना नहीं है उस सेल से, वो तो वैसे ही पड़ा है बीच में, इसने कौन सा दिया है, ये को दे सकती है, नहीं देगी, लेकिन फिर भी वो कह रही है ये ले मैंने बाहर निकाल दिया, तू ये सेल ले सेल ले ये तू ले लेडिक सेल्स। ये मैं क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि एक और सेल्स भी हैं जो अंदर हैं। वो कौन से हैं? वो दीवार के साथ भी लगे हो सकते हैं, बीच में भी घूम रहे होंगे। मैंने लिए यहाँ पे ये वाले, ये इनसाइड लगे हैं, बड़े से एस लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने। सर लेकिन ये सेल यहाँ पे एक और सेल से जुड़ रहा है जिसके अंदर आपने जी लिखा हुआ है। सर ये एस का साइटोप्लाज्म, एस वाले सेल का, ये जी वाले सेल के साइटोप्लाज्म से मिल रहा है। एस वाला सेल कौन सा है? सर्टोलाए सेल्स। आपको अगर ये याद रहेगा ना कि लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल के नाम से मतलब पता लग रहा है कि वो दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर है। एंड लेडिक से आपको ये ले तो याद हो गया। अब आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया जो सर्टोलाइज सेल्स हैं वो ट्यूब्यूल के अंदर है, या फिर वो मोस्टली ट्यूब्यूल की दीवार, जो ट्यूब्यूल की ये बेसल मेम्ब्रेन होती है, बेस, उसके ऊपर लगे होते हैं। सर ठीक है, सर्टोलाइज सेल्स। ये जी क्या है? ओ भाई ये जी जर्म सेल है। जर्म सेल क्या है? जिसने आगे गमीट्स बनाने हैं, स्पर्म्स बनाने हैं। एंड वो क्या होता है?
स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है। अब उस स्पर्मेटोगोनिया को तुमने स्पर्म में लेके जाना है। उसको खुराक चाहिए, उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो कहाँ से लेगा? वो लेगा वो सर्टोलाइज सेल से। और भाई तभी तो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, ताकि उसको नरिश कर सके, ताकि उसको नरिश कर सके। अब स्पर्मेटोगोनिया ना डिवाइड होता है, फिर स्पर्मेटोगोनिया से बनता है माइटोटिकली। मैं आपको समझाता हूँ बाद में, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी की मियोसिस होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी फिर मियोसिस 2 करेगा, मेरे पास बनेगा स्पर्माटिड। स्पर्माटिड का ना टिड, टिड जो आ रहा है, टिड, टिड कहते हैं पेट को। स्पर्माटिड को ऐसे याद रखो कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। मैंने कहा था स्पर्म के अंदर नहीं होता, तो मतलब स्पर्माटिड के अंदर है, तभी तो टिड बना हुआ है उसका, क्योंकि फूला हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। तो स्पर्माटिड जब स्पर्म में जाएगा साइटोप्लाज्म निकालेगा, स्पर्म के अंदर नहीं होगा। सुनो जरा, जब स्पर्म बन जाता है वो यहां पर ही बनता है, अभी भी वो सर्टोलाइज सेल के साथ जुड़ा हुआ है, ये बन गया। मतलब स्पर्म की जो शेप है, स्पर्म का ना एक हेड होता है, ऐसे हेड स्ट्रीमलाइन, एंड एक नेक होती है, एंड ये मिडिल पीस एंड टेल। टेल से वो तैरता है फ्लैजलम, हेड से वो आगे जाता है एग के साथ जुड़ने के लिए। ये यहां पर ही बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहां बनते हैं स्पर्म, तो वो इधर ही बनते हैं, टीब्यूल के अंदर। सर्टोलाइज सेल जुड़े हुए हैं बन के। हाँ, अब ये यहां पे खत्म, अब ये बेशक अलग हो जाएगा। अब ये किधर जाएगा? अब ये मैंने बीच में इन सेमिनिफेरा टिब्यूल से बिल्कुल सीधा जाएगा स्ट्रेट टिब्यूल। ये स्ट्रेट टिब्यूल में लिखा हुआ है, आपके बलूचिस्तान में लेबलिंग थी, पहले कन्वोल्यूटेड थी, कन्वोल्यूटेड के बाद स्ट्रेट, ताकि बिल्कुल एंटर हो कहां पे? रीटी टेस्टिस के अंदर, रीटी टेस्टिस के अंदर, रीटी टेस्टिस के अंदर। अब देखो, अब देखो, ये जो मैंने पिंक वाला बनाया है ना इस तरह, ये मेरे पास रीटी कहते हैं नेटवर्क को। अब मेरे पास स्पर्म आ गए यहाँ पे। अभी भी मैं कहाँ पे हूँ? टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर हूँ, टेस्टिस के अंदर ही है अभी हमारा स्पर्म जो बन गया हुआ है। ओके, अभी टेस्टिस के बाहर जाने के लिए देखो, पहले क्या? रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस, फिर जाएगा मेरे पास ये, तुम्हें देखो मिल रही होंगी अब ये वाली, ये टिब्यूल्स का नेटवर्क दोबारा निकल रहे हैं ना, एक साइड पे फैल रहा है, इसको कहते हैं एफरेंट। टेस्टिस से बाहर लेके जाने वाली एफरेंट डक्ट्यूल्स, या फिर देखो, या फिर वेजा एफरेंशिया। वेजा एफरेंशिया, वेजा कहते हैं टिब्यूल को, वेसल को, लेकिन यहाँ पे डक्ट की बात हो रही है। वेजा कहते हैं वेसल को, लेकिन यहाँ पे वेसल तो ब्लड वेसल तो नहीं है ना, यहाँ पे ट्यूब है। तो वो ट्यूब एफरेंशिया, दूर लेके जाने वाला, टेस्टिस से बाहर निकालने वाला वेजा एफरेंशिया, या फिर एफरेंट, हाँ एफरेंट मतलब दूर लेके जाना, डक्ट्यूल्स, एफरेंट डक्ट्यूल्स भी कह सकते हैं इसको, वेजा एफरेंशिया एंड एफरेंट डक्ट्यूल्स दोनों कह सकते हैं। उसके बाद ये भेजेगा कहां पे? अब तुम यहां पर आओ, बलूचिस्तान का फिर पॉइंट आता है। अब यहां पे टिब्यूल शुरू होती हैं कन्वोल्यूटेड, टिब्यूल ऐसे जा रही है कन्वोल्यूटेड, बिल्कुल कुछ ऐसे कन्वोल्यूटेड कोई लोग जा रही है, इसे कहते हैं। अब ये टेस्टिस के ऊपर है, अंदर नहीं है, ये एपिडिडमस। एपी मींस ऊपर, डिडिमस, एपिडिडमस एट द टॉप डक्ट, उसका हेड होता है पहले। हेड वो स्पर्म कैप्चर करेगा सारे, फिर हेड के बाद आती है बॉडी, ये मैंने लिखी बॉडी, पहले हेड आया, फिर आया बॉडी। अच्छा, बॉडी के बाद आएगी टेल, ये सारी टेल है इसकी। एपिडिडमस के आपकी बुक पे 3 फंक्शंस लिखे हैं। टी से ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली स्पर्म ने गुजर के नहीं जाना, ट्रांसपोर्ट हो रही है, बस में जा रही है चिल्ल होके। बॉडी ऑफ एपिडिडमस, सॉरी एपिडिडमस के फंक्शंस थे, ट्रांसपोर्ट हो गया। एस स्टोरेज है, स्टोरेज छोड़े इसको ना, मैच्योरेशन। सर जी स्पर्म तो टिब्यूल के अंदर ही बन गया था, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। जब स्पर्म बन गया, स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ भी स्पर्म को कहते हैं। अच्छा, स्पर्मेटोगोनियम से, जो कि जर्म सेल था, उससे पूरे जो प्रोसेस से गुजर के, माइटोसिस मियोसिस से गुजर के
स्पर्म बना है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस होता है फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन सिर्फ स्पर्माटिड, इसके अंदर साइटोप्लाज्म था, टिड निकला था जिसका, सिर्फ स्पर्माटिड से स्पर्म के अंदर जाना, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं मैच्योरेशन। सर एपिडिडिमस का काम मैच्योरेशन कैसे आ गया? जब यहां पे मैच्योरेशन हो गई है ना, बन तो गया है वो स्पर्म इधर। सुनो, स्पर्म यहां पे सिर्फ शक्ल ली है उसने स्पर्म वाली, उसके अंदर वो जो तैरने वाली एबिलिटी अभी भी नहीं आई, तैरने वाली एबिलिटी अभी भी नहीं आई। अभी वो स्ट्रक्चरली मैच्योर हुआ था यहां पे, फंक्शनली मैच्योर यहां पे होना है, फंक्शनली। अभी उसके अंदर मोटिलिटी आनी है। मोटिलिटी कैसे? जो फ्लैजेलम है ना, इसके अंदर एक स्पेशल होती हैं चीजें जिन्होंने हिलाना होता है उस प्रॉपर उस पूरे फ्लैजेलम को, यहां पे वो एक्टिवेट होती हैं। बस इतना और प्रोविंस के बाहर नहीं जाना, टेक्स्ट बुक के अंदर रहना है हमने। बताने को मैं तुम्हें सारी चीजें बता के रख दूं, नहीं याद रखना है हमने। तो समझ आई मैच्योरेशन यहाँ पे? सारे ठीक है सर, स्टोरेज क्यों? स्टोरेज कैसे? स्टोरेज कैसे? ये आया स्पर्म गुजर के यहाँ पे टेल के अंदर आ गया। अब टेल के अंदर ना ये स्टोर। अच्छा मुझे बताओ, मैच्योरेशन जब होनी है तो क्या थोड़ा टाइम नहीं लगना उसको वहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा मैच्योरेशन होने का? तो एक स्टोरेज की सेंस ही आती है ना, लेकिन एक और स्टोरेज की सेंस भी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इजैकुलेशन का टाइम आ गया है, मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, एंड अब स्पर्म इजेक्ट करना है, तो मेरे पास तो हर सेकंड में बन रहे हैं स्पर्म्स, तो वो कहाँ पे? यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। इसने जब इजैकुलेशन होने वाली होगी ना, जब स्पर्म मेल के फीमेल के अंदर जाने वाला होगा, तो ये कांटेक्ट करेगा जहाँ पे स्टोर हुए होंगे स्पर्म्स, ताकि इजैकुलेटरी मटेरियल पीनस तक जा सके एंड वो आगे डिलीवर हो सके कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू। सर जी समझ आ गई स्टोरीज भी क्यों? सर जी ज़बरदस्त हो गया। चला दो, मुझे एक बात बताओ, पहले आया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्नी शुरू हुई। अच्छा हाँ, ये वर्ड देखो, सीमन। सीमन ना, स्पर्म सीमन एक चीज नहीं है, स्पर्म सीमन का हिस्सा है। स्पर्म देखो, मैं एक बस है, एक बस, उसको मैं हवा में छोड़ दूं फॉर एग्जाम्पल, नहीं तुम ऐसा करो ना, मछली ले लो, मछली को मैं हवा में छोड़ दूं, क्या वो फ्लाई कर पाएगी? नहीं। उसके लिए मीडियम क्या है? पानी, पानी चाहिए। स्पर्म भी यही चीज है। स्पर्म को मैं कैसे ट्यूब्यूल के अंदर खाली छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ पानी भी चाहिए। वो कौन देगा? सबसे पहले कौन होता था पास? सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स उसे फ्लूइड भी देगा, उससे न्यूट्रिएंट्स भी देगा। सर्टोलाई सेल्स का दूसरा नाम आता है, सर्टोलाई का एस किससे स्टार्ट होता है? एस से ना, सॉरी, सर्टोलाई का वर्ड किससे स्टार्ट होता है? एस से। तो एस से इसका एक दूसरा नाम है सस्टेंटैकुलर। सस्टेंटैकुलर, सस्टेंटैकुलर, सस्टेन, मेंटेन करना, सस्टेन रखना, हिफाजत, सस्टेन रखना मतलब उसको नरिश करना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना। भाई तू हेल्दी तगड़ा तगड़ा रहे, सस्टेन रहे, मेंटेन रहे। याद हो गया नाम? सर्टोलाई सेल्स के एस से सस्टेंटैकुलर। नाम भूलेगा? नहीं भूलेगा। एक और नाम है नर्स सेल्स। नर्सिस होती है ना, आपको मेंटेन रख रही होती है, कोई मसला ना हो, आपको बीमार होते हो जब आप हॉस्पिटल में, नर्स सेल भी कह सकते हैं। हाँ भाई, भूलेगा? नहीं भूलेगा। सर तगड़ा हो गया काम। अच्छा, मेरा गला फुल बैठा हुआ है इस टाइम, कोई बात नहीं माजरत अगर आपको वो उतनी एनर्जी ना दिखे या वो एक आवाज़ में क्लैरिटी में कोशिश करूँ। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो बैठ रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर और जोर लगा दूँ ताकि क्लियर पहुँच जाए आपको। अच्छा अब इधर आओ। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से काम स्टार्ट हुआ। मैंने सिक्रीशंस होंगी तो एक फ्लूइड भी आ रहा होगा साथ, तो ये सारा फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होगी, कुछ होगी, उसको तुम छोड़ दो अभी, प्रोविंस की बुक में रहो। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गया रीटी टेस्टिस। अब तुम ये कैसे याद रखोगे रीटी टेस्टिस ये आता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? इसका हम बना लेते हैं। अच्छा, इसका भी बना सकते हैं हम तरीका। सबसे पहला क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दूसरे में आया रीटी। रीटे से तुम वर्ड याद रखो रायता। तुम्हारे पास सबसे पहले आया चावल, दूसरे में तुम कहते हो यार दूसरी चीज रायता तो होना चाहिए ना यार साथ, तो याद रह जाएगा? रह जाएगा सर जी, जबरदस्त हो गया।
रीटी टेस्टिस, ओके, रीटी मतलब कहते हैं नेटवर्क को, ये मैं बनाया। उसके बाद ये टेस्टिस के अंदर था अभी तक। बाहर टेस्टिस से कौन निकालता है? वेजा एफरेंशिया, V.E। फिर आता है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस को भी आगे ब्रेक कर दो तो हेड होता है इसका जो रिसीव करता है। फिर बॉडी, जिसको हम शाफ्ट भी कह सकते हैं, इस पे टेल जहां पे स्टोरेज होता है स्पर्म्स का, मैंने बताया था आपको सारा। अच्छा, एपिडिडिमस के बाद सर जी कहां जाता है? एपिडिडिमस ऊपर को उठी, अब मैंने इसके ऊपर, अब ये बिल्कुल एक मेन डक्ट, आपकी पीटीबी इसको कहती है मेन डक्ट। मेन डक्ट क्यों बोल रही है इसको? बिकॉज अब ये टेस्टिस से काम खत्म हो गया, अब ये जाएगा पीनिस की तरफ, अब इसने मेन काम करवाना है, तभी इसको क्या बोल रही है? मेन डक्ट। जबरदस्त हो गया सर जी। अच्छा, वेज डेफरेंस कहते हैं इसको, ये बिल्कुल एपिडिडिमस की कंटिन्यूएशन है, एपिडिडिमस की ही कंटिन्यूएशन है। अब देखो यहां पे आओ, ये मेरे पास थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई है सारी। ये था मेरे पास रायता, रीटी टेस्टिस। उसके बाद था मेरे पास एफरेंट ट्यूब्स, टेस्टिस से बाहर निकल तू अब, एफरेंट ट्यूब्स। उसके बाद मेरे पास था एपिडिडिमस, ये देखो एपिडिडिमस का हेड, ये आया उसकी बॉडी, ये आई उसकी टेल, ये गया ऊपर को फॉरन शार्प टन, ऊपर वेज डिफरेंस। अब देखो एपिडिडिमस के साथ मैंने एडी लिखा हुआ है, एसेसरी डक्ट। समझ आई? एसेसरी डक्ट मैंने मतलब बताया था पहले। एसेसरी डक्ट्स इंटरनल जेनिटेलिया थी, ये इंटरनल जेनिटेलिया, ये टेस्टिस से काम खत्म हो गया, टेस्टिस के बाहर होती हैं ये। टेस्टिस चलो तुम एक्सटर्नल कह रहे हो तो ये टेस्टिस के बाहर है ना, छोड़ दो इसको। तो ये एसेसरी डक्ट्स जो कि इंटरनल जेनिटेलिया था। अब फिर वो एपिडिडिमस गई वेज डिफरेंट में, ये भी डक्ट ही है, ये भी इसके साथ ही मैंने क्या लिखा है? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में एपिडिडिमस भी कवर हो गया, वेज डिफरेंस भी, एपिडिडिमस था ना पहले, फिर उसके बाद वेज डिफरेंस आया। अब ये जा रही, अब वेज डिफरेंट के और नाम है। वेज किसे कहते थे? वेसल को, लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल थोड़ी है, यहाँ पे तो डक्ट है, तो डक्ट से याद रख लो। डक्ट डेफरेंस, डेफरेंस भी कहते हैं अवे को, डेफर अगेंस्ट होना किसी के, मैं आपसे नहीं मानता, अवे। तो एफरेंट, और अब इसको भी वो कर सकता था, वेज वेज एफरेंट उसको भी कर देता, तो हम दोनों नाम सेम होते, तो इसको हमने डेफरेंट कर दिया। समझ आ गई? समझ आ गई सर जी। अब इसी को तुम कहते हो डेफरेंस, वैसे रहने दो, वेज की जगह डक्टस लगा दो, वेज का मतलब डक्ट ही था तो डक्टस डेफरेंस। ओए होए होए, बलोचिस्तान कहती है या सिंध कहती है, बलोचिस्तान ये नहीं मुझे पता, मेरे ख्याल से सिंध कहती है। स्पर्म डक्ट, इसे स्पर्म डक्ट भी कहती है, पीटीबी स्पर्म डक्ट कहती है, लेकिन पीटीबी लिखती नहीं है कि इसको बोला है उसने, कॉन्सेप्ट भी बन रहा होता है। तो स्पर्म डक्ट भी जहाँ जिस एमसीक्यू में आए ना, वो वेज डिफरेंस, क्योंकि मेन डक्ट है ना स्पर्म। देखो ये तो सारों से गुजर के आ रहा है स्पर्म, तो इसको क्यों बोल रहे हैं सिर्फ? क्योंकि वो मेन है, इसलिए याद रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा। तबीयत खराब हो रही है। सही है। अच्छा, यहां तक सर जी बड़ी क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई। एपिडिडिमस से ऊपर को शार्प टर्न लेगा वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस। ये देखो अब यहां से वेज डिफरेंस आ रही है, यहां से ऊपर को आ रही है, मैंने यहां पे लिख दिया थिक वॉल। क्यों सर क्यों? ओए शहजादो, इजैकुलेशन का टाइम आ गया था, तो स्पर्म यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, अब आगे भेजना है, तो यहाँ पे क्या कोई वैसी कोई जादू होना है? ऊपर को जा रहा है, वो कैसे जाएगा? कॉन्ट्रैक्शंस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो अगर दीवार ही माड़ी हो, थिन वॉल हो, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, दीवार ही फट जाएगी, तो थिक वॉल जरूरी है ना। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? मैं ऊपर से है अभी मेन डक्ट, कितना जरूरी है, याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। अच्छा, ये जा रही ऊपर, ये जा रही ऊपर, ये जा रही ऊपर, ओए होए होए होए, वेज डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट फूला हुआ है, फूला हुआ है, स्वॉलन है, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला को कैसे याद रखें अब? एम्प्यूला, 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 कोला, 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 बर्फ का कोला बड़ा होता है ना, फूला हुआ होता है, याद रह जाएगा। एक बर्फ होती है क्यूब्स, एक बर्फ है फूली हुई,
एम्प्यूला से याद रह जाएगा, रह जाएगा सर जी। मैं आपको याद करवा रहा हूँ, एफर्ट्स तभी देनी पड़ रही है ये वाली, नहीं तो आप खुद करते फिर, कोई बच्चा करता कोई ना करता। एम्प्यूला सर जी ये भी आई वेज डिफरेंस है, एम्प्यूला है इसका हिस्सा, एम्प्यूला, एम्प्यूला सर ये पीछे क्या बनाया हुआ है आपने, मेरी किडनीज थी यहाँ पीछे, ये किडनीज होती हैं पीछे लगी यहाँ पे, वहां से यूरिटर्स निकले, 2 यूरिटर्स किडनी से निकले, वो गए यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर कहते हैं थैले को, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन का थैला, यूरिन जहाँ पे स्टोर होना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने यूरिन रोका हुआ है, वो कहता है नहीं यूरिन अभी मैंने नहीं आने देना, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, ब्लैडर के अंदर होगी, थैला, स्टोरेज, यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर, समझ आई? पीछे क्या है यूरिनरी ब्लैडर, मैंने यूरिनरी ब्लैडर बनाया हुआ है, इसके नीचे भी एक शेप बनाई हुई, मैं बताता हूँ क्या है। ये आता है उसके आगे, अब देखो, अब ये आ रहा है ऐसे 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 ये आ रहा है, साथ ये मेरे साथ ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बड़ा हुआ, ये सारा स्ट्रक्चर, ये है मेरे पास सेमिनल वेसिकल, वेसिकल का मतलब भी ब्लैडर है, थैला, किसका थैला, सेमिनल वेसिकल। सबसे इसको मैं सेमिनल क्यों बोल रहा हूँ, सीमन, सीमन क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि देखो प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, इसने भी सिक्रीशंस करनी है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होगा, बताता हूँ, उसने भी सिक्रीशन करनी है, सिक्रीशंस तो सेमिनल वेसिकल ने भी करनी है। एनू क्यों कह रहे हो तुसी, क्योंकि जो सीमन बनना है ना, जो सीमन बनना है, ये यहाँ पे जो बना था ना वो एब्जॉर्ब हो गया था, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा बच गया था, अब यहाँ पे ना सबसे पहली सिक्रीशन एक तो इसकी है, सबसे ऊपर ग्लैंड, सबसे टॉप पे ये वाला ग्लैंड है, सबसे पहली सिक्रीशन इसकी है, ओके। एक तो ये 60% ऑफ सीमन, जो स्पर्म जिस चीज में तैर रहा होगा, जो इजैकुलेशन के थ्रू सारा एक मटेरियल बाहर जाएगा, वाटरी फ्लूइड मटेरियल, उसका 60% हिस्सा इसने दिया होगा। अच्छा 60% सर कैसे याद रखें, एस से याद रखा होगा ना सीमन, तो याद रख लो 60% ज्यादा हिस्सा ये सीमन से स्टार्ट हो रहा है, तभी हमने इसको सेमिनल बोला है, तो 60% मेजर हिस्सा इसकी वजह से है, तभी तो हमने इसका नाम दिया सीमन, सेमिनल, सिंपल। अब सेमिनल के एस से याद रखो शुगर सिक्रीशन, ये शुगर सिक्रीशन भी देगा एनर्जी देने के लिए स्पर्म को। आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज करते हो ना, जिससे एटीपी बनाते हो, तो शुगर का शुगर ही होती है वो कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज देता है ये फ्रुक्टोज। आप बाद में डिटेल में आपको बताऊंगा हर ग्लैंड की क्या क्या सिक्रीशन है और क्यों, और क्यों। सर जी समझ आ गई, जबरदस्त। सबसे पहला ये आता है, अब देखो ये वेल डिफरेंट आ रहा है, इसका एम्प्यूला आया, एम्प्यूला के साथ ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट जुड़ती है, जब ये दोनों जुड़ जाएं, इस डक्ट को एक डक्ट बना दें, उसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये भी मेरे पास एसेसरी डक्ट है, एडी इसके साथ भी लिखा हुआ है, एसेसरी डक्ट ही ना मदद कर रही है पूरे सिस्टम की डक्ट। सर जी जबरदस्त, याद करो सेमिनल वेसिकल की एंडिंग के साथ इसकी डक्ट और ये डक्ट दोनों मिलके एक बना दे इजैक्यूलेटरी डक्ट। मेरा आपसे सवाल है, एक मेल की बॉडी में कितने एपिडिडिमस होंगे? सर जी एक टेस्टिस पे था एक एपिडिडिमस, तो दूसरा टेस्टी यहाँ लगा होगा, उसका एपिडिडिमस भी होगा, उससे भी वेट डिफरेंट निकलेगा, वेट डिफरेंट नीचे आएगा, फिर यहाँ पे भी एक सेमिनल वेसिकल होना चाहिए जिससे मिलके वो दूसरी इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाए। मतलब सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड। सर जी समझ आ गई, जबरदस्त, पेयर्ड याद रह जाएगा, रह जाएगा। अच्छा अब दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट एक ही यूरिथ्रा से मिलेंगी, एक ही यूरिथ्रा से। कहां पे मिलेंगी? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ना लगा होता है प्रोस्टेट। फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके नीचे मेरे पास लगा है प्रोस्टेट, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के आगे से आई है वो डक्ट, आगे से, लेकिन जाएगी प्रोस्टेट के अंदर, जाएगी प्रोस्टेट के अंदर। सर इजैक्यूलेटरी डक्ट ने यूरिथ्रा से मिलने हैं, अब यूरिथ्रा कहां से आ रहा? ओ भाई यूरिनरी ब्लैडर था ना, तो उसके नीचे से ट्यूब निकलनी थी, ये लो यूरिथ्रा, जिसने यूरिन निकालना था पीनिस के थ्रू फिर बाहर।
अब उस यूरिथ्रा पे आगे प्रोस्टेट लगा हुआ है ऐसे। अब इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट के अंदर जाएगी, पहले प्रोस्टेट के अंदर जब निकलेगी तो प्रोस्टेट के आधे रास्ते में होगी जब वो यूरिथ्रा से मिलेगी। सिंध की बुक लिखती है, बलोचिस्तान की बुक लिखती है, हाफ वे थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड वो यूरिथ्रा से मिल जाएगी। कौन? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट हाफ वे थ्रू यूरिथ्रा से मिल जाएगी। अब मतलब यूरिथ्रा का कुछ हिस्सा प्रोस्टेट के अंदर है, उसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब वो यूरिथ्रा प्रोस्टेट से निकल के कहां जाएगा? पेनिस के अंदर, पीनस के अंदर। ये लो बन गया। अब जो पीनस है, प्रोस्टेट ग्लैंड वो इजैकुलेटरी डक्ट अंदर आई ना, प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस भी देगा। सिक्रीशंस हम सारी ग्लैंड्स की बाद में देखेंगे, सेमिनल वेसिकल पढ़ लिया। प्रोस्टेट सिंगल है, ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। ओके, इसकी भी सिक्रीशंस होगी, वो भी पढ़ेंगे हम। यूरिथ्रा आ गया उस प्रोस्टेट में आधे में, यूरिथ्रा ही बाहर निकलेगा। यूरिथ्रा आ रहा है, ये देखो। अब ये पीनिस है, पीनिस की बेस को कहते हैं बल्ब कहते हैं। अब यूरिथ्रा और बल्ब की जंक्शन में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगा जो पेड़ है। ये लो, ये छोटे छोटे बॉल्स बनाई है ना मैंने, ये होता है पी साइज। मटर का साइज है ना, आलू मटर खाए ना, उस साइज के होंगे ये। अच्छा सर, सेमिनल वेसिकल जो है ना, सबसे इन तीनों ग्लैंड में से, अब ये एसेसरी ग्लैंड थे, एसेसरी डक्ट्स पढ़ी ना, एपिडिडमस, वेस डिफरेंट, एम्पुला बेसिकली वेस डिफरेंस का हिस्सा है, टर्मिनल पार्ट है उसका। इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, ये क्या थी मेरे पास सारी एसेसरी डक्ट्स। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड भी होंगे जो मदद कर रहे हैं असल रिप्रोडक्शन वाले काम की, एसेसरी। तो वो कौन से हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड, मेरे पास जगह नहीं थी ना तो मैंने यहाँ बनाया, बल्बो यूरिथ्रल। सबसे बड़ा कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल। सबसे बड़ा ग्लैंड प्रोस्टेट है, लेकिन सीमन सबसे ज्यादा किसने बनाया हुआ है? सेमिनल वेसिकल। तभी तो उसका नाम सेमिनल है, क्योंकि सीमन का मेजर पोर्शन उसने बनाया। सर जी याद रह जाएगा, सर जी नहीं भूलेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल से इंटरकोर्स करने लगा है। अब मुझे जो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना, ये चाहिए स्टिफ, हार्ड एंड इरेक्टेड। क्योंकि ताकि एक एफिशिएंट ट्रांसफर हो सके स्पर्म का फीमेल तक। तो वो कैसे होगा? इसके अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं, स्पॉन्जियोसम एंड वो और नाम है, चलो छोड़ो उसको। उसके अंदर ब्लड आता है। अब सेल टिश्यूज के अंदर ब्लड आ गया, टिश्यूज होते हैं सेल के बने हुए, ब्लड आ गया, टर्गर आ जाएगा तो वो इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट स्ट्रेट पोजीशन के अंदर आ जाएगा कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब ग्लैंड्स लिखा हुआ है मैंने पीनिस के बिल्कुल आगे, राउंड शेप जो होता है पीनिस का आगे से उसको ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स पीनिस, ग्लैंड्स ऑफ पीनिस। समझ आ गई सर जी? जबरदस्त। ये मटर साइज जितना होता है, एंड ये होता है प्रोस्टेट वॉलनट, अखरोट के जितना। मैंने ना बड़े अखरोट खाए थे, बड़े अखरोट खाए हैं मैंने। इतने अखरोट खाए गए, देखो ना गर्मी की वजह से दाने आ गए। बड़े अखरोट खाए थे। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? प्रोस्टेट। बड़े से याद रह जाएगा वॉलनट, रह जाएगा याद। ओके, याद आ गया, सारी चीजें हो गई सारी चीजें बता दी मैंने। ये एजी एसेसरी ग्लैंड, पीई मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? हाँ, ओए होए शहजादो, ये यूरिथ्रा बन गया ना, जो आधे प्रोस्टेट में यूरिथ्रा आ गया। यूरिथ्रा में तो यूरिन जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है ना, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के अंदर से गुजर रहा है। सर यूरिथ्रा यूरिन लेके जाता है, हम वहां से स्पर्म को लेके जा रहे हैं। यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है, अगर स्पर्म भी वहां से गुजर रहा है, पीएच वहां की चेंज है, तो स्पर्म मर नहीं जाएगा, मसला हो जाएगा ना।
सर अगर यूरिन एसिडिक है तो कोई एल्कलिक चीज भेजें कि उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और बताओ मुझे सबसे एफिशिएंट काम ये कौन कर पाएगा? बल्बो यूरिथ्रल। क्यों? क्योंकि वो सबसे करीब है यूरिथ्रा के, जो पीनिस के अंदर जा रहा है यूरिथ्रा। तो उस ट्रैक को साफ करने के लिए पीछे वाला ट्रैक भी साफ करेगा, वो ये वाले होंगे सिक्रेशंस। जो इस पीनिस का जो मेन साफ करेंगे ना, जो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेंगे, वो ये वाला होगा, क्योंकि ये करीब है जंक्शन में। लेकिन यूरिथ्रा उससे पहले भी था ना। अच्छा, आपकी फेडरल पता क्या लिखती है? आपकी फेडरल लिखती है बल्बो यूरिथ्रल होता है एट द जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। लेकिन वो तो प्रोस्टेट के अंदर बनती है, तो प्रोस्टेट के अंदर नहीं होते बल्बो यूरिथ्रल। तो एक ये कॉन्सेप्ट में मसला था वहाँ पे। अब अगर आपके सामने एमसीक्यू आता है ना और उसने करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो और नेशनल एमडी कैट है, आपने ये चूज करना है। अपने प्रीवियस का हुआ तो बुक लाइन फॉलो कर लेना। सिंपल सिंपल ना, चीजें सॉल्व कर दी मैंने आपकी। ओके, तो वो यूरिथ्रा को साफ करने के लिए, तो ये प्री जैकुलेशन मटेरियल, उसके अंदर स्पर्म नहीं है। स्पर्म पीछे रेस्ट कर रहा है, चिल कर रहा है। एम्प्यूला भी स्टोरेज करता है, वेज डिफरेंट भी स्टोरेज करता है। ये भी लिख लो, वे ये आपकी प्रोविंशियल पॉइंट है सारे बच्चे। ये एम्प्यूला स्टोरेज करता है, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं एम्प्यूला, तभी तो ठीक है। और फिर जब चाहिए होता है ना, ये कॉन्टैक्ट करता है, ये भी नीचे टेल भी, ये भी, ताकि ताकि क्या यहाँ पे स्टोर वो करता क्यों है? अगर स्मूथली जाए वो पता क्यों यहाँ पे स्टोर करता है? ताकि मैं सारे स्पर्म्स एक साथ भेजूं। सारे ज्यादा जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। देखो अल्लाह ताला का इक्विलिब्रियम चेक करो, लिटरली सुभान अल्लाह। और तुम उस मालिक पे यकीन नहीं रखते कि वो तुम्हारी मेहनत का तुम्हें सिला दे सकता है। तो यूरिथ्रा प्री जैकुलेटरी मटेरियल भेजता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। प्री जैकुलेटरी मटेरियल सिर्फ एक अल्कलिक मीडियम होता है, उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते, वो न्यूट्रलाइज करता है। फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर चिल होकर स्पर्म गुजर के फीमेल के अंदर चले जाते हैं। समझ आ गई? आ गई। ये बल्ब होता है पेनिस का, ये बीच में शाफ्ट होती है, ये हेड होता है, इसको ग्लास पेनिस बोलते हैं। समझ आ गई? अब मैं आपको सारी डायग्राम्स बताऊंगा एंड ये सिक्रीशंस। अच्छा, अब हाँ, हार्मोनल रेगुलेशन वो भी करनी है हमने, बेफिक्र हो जाओ। अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की तरफ, वहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब बारी आती है, बस कुछ चीजें रह गई हैं, इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त समझ आ जाएंगे। मैंने आपको बताया जो सीमन होता है वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता। देखो ये वाइट होता है एंड चार्ट स्टिकी होता है। सिक्रीशन स्टिकी क्यों है? कि स्पर्म्स, ताकि स्पर्म समझ लो एक तरह से वो मीडियम के साथ जुड़े रहे, पूरे डायरेक्टेड डायरेक्शन में जाएं। समझ रहे हो ना? ताकि क्या हो इससे? ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़े। समझ आई ना? अगर मैं मीडियम लेस विस्कस कर दूं, स्पर्म्स के पास ज्यादा डायरेक्शंस हैं, ज्यादा मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे वो डायरेक्टेड हो सकता है, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाएंगे। चिकी रखना है एंड सिक्रीशंस है, तो वो वाइट वाइट उसकी वजह से कलर आया। एंड अब इसमें सीमेन में दो चीजें थी, स्पर्म्स एंड सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस। अब वो सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस एक तो न्यूट्रिएंट देंगी किसको? ऑब्वियसली अल्टीमेटली स्पर्म को। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भी देंगी। मैं मीडियम छोड़ दूं तो ताकि दीवारों पे बचेगा, प्रोटेक्शन है ना, मीडियम के अंदर प्रोटेक्टेड है और विस्कस भी है, मीडियम ऊपर से गाढ़ा है। ट्रांसपोर्ट मीडियम, वो ट्रांसपोर्ट भी करे। मैंने आपको वो एक मछली की एग्जांपल दी, मैं उसको हवा में छोड़ दूं, मछली क्या करेगी? कुछ भी नहीं, पानी में आएगी तभी वो एक फ्लो पकड़ पाएगी। अब यहाँ पे देखो पर इजैकुलेट लिखा है, ये प्री इजैकुलेट नहीं है। प्री इजैकुलेट जो था बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फंक्शन समझा दिया हुआ है मैंने। पर इजैकुलेट हुआ, उसमें जो पर इजैकुलेट इजैकुलेशन हुई मेल की तरफ से, उसमें सीमेन कितना निकलेगा? एक एवरेज मेल की बात करें 2 to 5 ml। अगर मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराऊं ना, एक टी स्पून जितना, 2 ml, आधा चम्मच, हाफ टी स्पून एंड 5 ml, ये विजुअलाइज हो गया। ये एक एवरेज मेल कैपेसिटी पर इजैकुलेट है, तो आपकी प्रोविंशियल बुक्स में लिखी हुई है। अब ये था सीमन, कितने ml सीमन, लेकिन मैं बोलूं स्पर्म कितने होंगे सीमन में, तो 100 मिलियन पर ml। 2 ml में कितने होंगे? 200 मिलियन। 5 ml में होंगे 500 मिलियन स्पर्म। ये तो बोला था फेडरल ने। बलूचिस्तान कहती है, अब ये रेंजेस हैं, ये रेंजेस है ना, डिपेंड करता है कितने ml निकले सीमन, तो उसके अकॉर्डिंग स्पर्म मिल जाएगा, स्पर्म काउंट आ जाएगा। 100 मिलियन स्पर्म्स रिलीज इन वेजाइना। वेजाइना ये फीमेल का जेनिटेलिया है, ओके। तो इसमें 100 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, बलूचिस्तान कहती है, इजैकुलेशन।
अब अगर 100 मिलियन हो रहे हैं मतलब पता नहीं कोई मतलब, या फिर सिंपल सी चीज है, 1 ml सीमेंट था सिर्फ, तो उसमें हमने कह दिया 100 मिलियन स्पर्म। या फिर आप ये कह सकते हो तो 5 ml निकला लेकिन पर एम एल 20 मिलियन था। तो मतलब रेंजेस हैं, हम मुख्तलिफ चीजें, तो आप इस चीजों का एक पैटर्न बना के याद कर लो बस, सिंपल। ओके, नॉर्मली 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। ओके, अगर वो आपसे ये सिर्फ डायरेक्टेड पूछ ले नॉर्मली, तो वो ये बोल दो बलोचिस्तान ये कहती है नॉर्मली ये। तो ये तुम्हें चीजें देख लेनी है, फेडरल को इंपॉर्टेंस देना अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, अगर नेशनल है, क्योंकि पीएमडीसी फेडरल बॉडी है। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन में मैं आपको एक चीज प्रूव करूंगा, जो गोनेड्स का एक फंक्शन रह गया था। मैंने कहा था गोनेड्स दो चीजें करते हैं, गमीट्स भी बनाएंगे एंड सेक्स हार्मोन्स भी बनाएंगे। कैसे रिलीज करेंगे, सॉरी बनाएंगे नहीं, रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, हाइपोथैलेमस तुम्हारा वो कंट्रोल सेंटर दिमाग के अंदर मौजूद है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ भेजता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स फैक्टर्स। एंटीरियर, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना पूरा, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो उसका एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर भी होगा। एंटीरियर ज्यादा बड़ा होता है बल्कि, ये मीडियन कर लो, ये पोस्टीरियर कर लो। उस एंटीरियर में हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच, गुनेड हार्मोन्स है ना, गुनेडोट्रोफिन। तो रिलीजिंग फैक्टर्स नाम बता रहा है कि उसने गुनेडियल हार्मोन्स को रिलीज करना है। एफएसएच एंड एलएच रिलीज हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब देखो, अब इन्होंने कहां पे जाना है गुनेड्स के अंदर। ये गुनेड्स मेरे पास यहाँ पे सपोज करो ये टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर आपने, मैंने आपको बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ऐसी है, मैंने दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई। उसके दरमियान सेल्स होंगे कौन से, मैंने कहा था ये ट्यूब्यूल कह रही है ले, तो ये ले तो ये लेड एक सेल्स था, सारा मैंने बताया कि नहीं। एंड अंदर थे सर्टोलाई, सर्टोलाई कौन सा हार्मोन किस पे एक्ट करेगा। ऑब्वियसली जो ये हार्मोन निकले हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन्होंने किसी सेल पे जाकर एक्ट करना है। एफएसएच का फीमेल में क्या काम था, इसके नाम से पता लग रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेट करना। फॉलिकल एग बनाता होता था, फीमेल गमीट एग, गमीट फीमेल में क्या है एग, उसको तैयार कौन कर रहा है एफएसएच। तो मेल में अगर एफएसएच है ना, तो वो मेल गमीट को तैयार करेगा। तो मेल गमीट को तैयार कौन करता था, नरिश कौन कर रहा होता था, सर्टोलाई। तो ये सर्टोलाई इफेक्ट करेगा। तो एक याद रखने का तरीका ये, दूसरा याद रखने का तरीका ये है, एफएसएच के बीच में एस आ रहा है, अब यहां पे सर्टोलाई का नाम भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तभी मैं इस एस की वजह से कह सकता हूं कि ये सर्टोलाई इफेक्ट करेगा। एंड ये नीचे सर्टोलाई बनाया भी हुआ है मैंने। ओके, सर्टोलाई सेल्स पे आके एक्ट कर लिया इसने, ये आया एफएसएच, ये जाके एफएसएच ने एक्ट किया। अब सर्टोलाई क्या करेगा, यहां पे इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, फर्म्स, ऑब्वियसली ये उनको नरिश कर रहा था। तो अब ये क्या करेगा, सर्टोलाई अपना काम शुरू कर देगा, जो उसका नर्चरिंग काम था, नर्चरिंग करना, न्यूट्रिशन देना, साइटोप्लाज्म अटैच्ड है ना, न्यूट्रिशन से साइटोप्लाज्म से उसके साइटोप्लाज्म स्पर्मेटोगोनिया के साइटोप्लाज्म तक जा रहा था। समझ आ गई सर, ठीक हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा करेगा। इनहिबिन को छोड़ दो उसको भी, एलएच की तरफ आओ। एलएच करेगा, एल ये एक्सपेक्ट करेगा, एन से स्टार्ट होता है, एन से याद रखो, लेडी का एल, ये याद रह जाएगा। तो लेडी के सेल्स बीच में है, तो आ गया मेरे पास एलएच हार्मोन। लेट एक्सपेक्ट करके ना ये इसमें से निकालेगा, ये लेट सेल निकालेगा टेस्टोस्टेरोन। अब उधर आओ गुनेड का दूसरा फंक्शन, एक गुनेड टेस्टिस, टेस्टिस थे ना यहाँ पे मेल में, अब मैं ये सेल्स की ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूं, तो ये टेस्टिस के पार्ट है। मतलब अगर ये हार्मोन रिलीज कर देते हैं, तो मतलब गुनेड ने किए हैं। हार्मोन क्या था, जो सिक्रीशन ब्लड में जाए, एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन ब्लड में ही जा रही थी, वो स्पेशल डक्ट के थ्रू जा रही थी, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड थे। अब ये हार्मोन की सिक्रीशन अगर ब्लड में जाए, तो वो हार्मोन्स होंगे। अब ये टेस्टोस्टेरोन एक निकला है हार्मोन सिक्रीशन। अब ये देखो, अगर ये टेस्टोस्टेरोन ये जाता है, ब्लड में है, ये ब्लड में गया असल में। अब मुझे बताओ,
अब देखो, टेस्टिस का ब्लड के साथ ना एक बैरियर होता है, सीमन वगैरह को वो बैरियर रोक के रखता है कि तूने टेस्टिस में रहना है सीमन में। कुछ चीजें होती जिन्हें वो अलाउ कर देता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। कैसे करता है वो आपके स्कोप से बाहर हो जाएगा, उसको छोड़ दो। अब ये जो ब्लड है, ब्लड में चला गया टेस्टोस्टेरोन, ब्लड तो पूरी जिस्म में जाना है, बॉडी में। हाँ, अगर पूरी बॉडी में जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन दो काम करेगा, एक टेस्टिस के अंदर वाला काम, फिर बाहर पूरी बॉडी में जनरल काम। टेस्टिस के अंदर वाला काम क्या है, ये जाके फिर जाके स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छा करेगा, और क्या करेगा, ये दोबारा इनके पास जाएगा सर्टोलाइज सेल, टेस्टोस्टेरोन जाके सर्टोलाइज सेल पे करेगा। ओके, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को अल्टीमेटली सही करेगा, वो तो हमें पता है। साथ जो पूरी बॉडी में फैला है खून, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी, प्राइमरी काम क्या है, गमीट्स बनाना, मेल का प्राइमरी काम गमीट्स बनाना है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोपोर्शनल है, जो लाजमी नहीं है उसके किसी के मर्द होने या ना होने को निशानदगी कर दे। हाँ, प्राइमरी काम अगर नहीं है तो वो डिफरेंशिएट कर देगा कि बंदा मर्द है कि नहीं। सेकेंडरी वाले का नहीं कह सकते। आवाज का भारी होना, वोकल कोर्ड्स, लैरिंग, सारा तल्लक इस चीज से है। ओके, समझ आ गई, डन हो गया। अच्छा, अब ये तो था जो फंक्शन। तो आता है फीडबैक कंट्रोल। क्या है, नेगेटिव फीडबैक होता है यहाँ पे असल में। देखो, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही बन गया है, टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही बन गया है, तो वो क्या करेगा, खून में कैसे डिटेक्ट कैसे होगा, टेस्टोस्टेरोन कहाँ गया था, ब्लड में। ब्लड के लेवल्स, ब्लड ने हाइपोथैलेमस के पास भी तो जाना है ना। अब ब्लड जा रहे हैं यहाँ से ये वेसल के अंदर, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई है, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है। वो कहता है यार टेस्टोस्टेरोन बन किस वजह से रहा था, ऑब्वियसली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स निकले थे, फिर एफएसएच एलएच निकला था, फिर एलएच से जाकर टेस्टोस्टेरोन निकलवाया था इंटरस्टिशियल सेल से, लेडिक सेल से। तो टेस्टोस्टेरोन जाके ना उसकी हाई क्वांटिटी हाइपोथैलेमस के ये वाला फंक्शन रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स इनहिबिट कर देगा। ये मैंने लिखा नहीं हुआ कि हाइपोथैलेमस इफेक्ट करेगा, ये देखो मैंने एरो डाला हुआ, टेस्टोस्टेरोन से एरो निकाला है, फिर को आया है, ये देखो, ये एरो, ये एरो, ये एरो गया जाके हाइपोथैलेमस को करेगा इनहिबिट। अगर ये सिर्फ अकेला गया ये इनहिबिट हो जाए, फिर सच एनएच दोनों इनहिबिट हो जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी एक्ट कर देता है ये, एफएसएच है ना, दोनों को। टेस्टोस्टेरोन दोनों को इनहिबिट कर रहा है, एफएसएच को भी एलएच को भी। ओके, समझा क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जाके उसपे भी सेटोलाइट पे भी एक्ट कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए। तो उसने एफएसएच को भी इनहिबिट किया था कि यहां से थोड़ी सी कंपोजिशन मिले, ये इसका फिर थोड़ा सा कम हो, तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो गया। ओके, सेटेलाइट सेल्स भी रिलीज करते हैं इनहिबिन, और रिलीज करते हैं एक्टिन। इंसिडेंट भी कहां पे रिलीज होगा, ब्लड में। तो ये हार्मोन्स ही ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, तो इनहिबिन जाएगा, इनहिबिन ने सिर्फ इनहिबिट करना है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और उसमें से भी सिर्फ एफएसएच को, क्योंकि इनहिबिन सिर्फ चाहता है तेरा तल्लुक एफएसएच के साथ है जिसने डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी है, बस तू इसको इनहिबिट कर बस, उसका एनएच से कोई काम नहीं है। यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेट जो हार्मोन रिलीज करने वाले सेल्स है उनको इनहिबिट करेगा, उनकी एंट्रीब्यूटरी में हाइपोथैलेमस के पास नहीं जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास चला गया वो इसको इनहिबिट कर देगा, उसने अल्टीमेटली एफएसएच और एलएच दोनों को इनहिबिट कर देना है। ऐसी है ना, समझ आ गई। तो इनहिबिन जाके सिर्फ इस स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को कंट्रोल करेगा। ओके, गॉट इट, समझ आ गई ना, ये हार्मोन रेगुलेशन। अब ये डायग्राम्स हैं आपकी बुक में, ये चेक करो जरा। ये टेस्टिस थी, मैं साथ से लेबल करता हूँ, ये टेस्टिस है, ये एपिडर्मिस का हेड है ऊपर, ये इसकी बॉडी, ये एकदम से यूटर्न खाती है वेज डिफरेंस बनाने के लिए। ठीक है, वेज डिफरेंस जाके सेमिनल वेसिकल के साथ मिलती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, वैसी है। इजैकुलेटरी डक्ट जाके यूरिथर से मिल जाती है, यूरिथ्रा से मिल जाती है, सॉरी। अब ये प्रोस्टेट देखो, अब ये प्रोस्टेट असल में ना ऊपर की लगा होता है, उन्होंने निकाला हुआ है आपको दिखाने के लिए कि अंदर किस तरह से दिख रहा है। अब नीचे देखो तुम, ये देखो बल्बस, बल्बस पार्ट पीनस का, और ये यूरिथर की उसके दरमियान बिल्कुल जंक्शन पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी आ गए।
पेट में सब कुछ दिखा, टेस्टिस, यूरिथ्रा, देखो यूरिथ्रा जा रहा है नीचे, एंड ये ग्लैंड्स पैनी सब कुछ बताया हुआ है। सेमिनल वेसिकल, ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में ऊपर से यूरिटर आगे लग रहा होता है ना, सब कुछ आता है आप। तो ये बंदे का ना, बंदे को साइड से काट, मतलब बंदे को काटा है, और आप उसको साइड से देख रहे हो। तो ये हेड, फिर ऊपर ये वेजिफरस उठी, ये ऊपर गई, यूरिनरी ब्लैडर देखो, ये जाके सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ गई, उसकी उसकी डेट के साथ, ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर चले गई जैकुलेटरी डक्ट, फिर इसके आगे में वो यूरिथ्रा के साथ जुड़ी होगी, और ये फिर ये यूरिथ्रा जा रहा है, समझ लग गई। ये कॉलन है पीछे, कॉलन यहाँ से फीकल मटेरियल, फीकल मैटर आ रहा है, यहाँ से जो फीसिस है वो यहाँ से एक्सक्रीट होंगी। ओके, समझ आ गई इस चीज की। ये आपकी प्यूबिक बोन है, इसको छोड़ दो, याद रखने का तरीका इसको छोड़ दो बस, ठीक है, ये आपको चीजें समझ आ गई। अब ये तरीका है, वही चीज है, ये सेमिनल वेसिकल हो गई, ये, ठीक है। ये एपिडिडमस, ये यूटर्न मारा उसने, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर ऊपर से आ रहा है, ये जाके वो कंबाइन करके जैकुलेटेड बन गई, ये देखो यहाँ पे लेबल भी किया हुआ, बल्कि जैकुलेटेड प्रोस्टेट के अंदर जाएगी, यहाँ पे आगे में वो यूरिथ्रा से कंबाइन हो जाएगी, यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल, मतलब बल्बस और यूरिथ्रल यूरिथ्रा के दरमियान है वो, समझ आ गई सारी। इसी तरह ये है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।